तो गुरु लोग जरा सोचो, अगर पूरी दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैल जाए और आप ही अकेले बचे हो इस दुनिया में। ऐसा ही कुछ होता है आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बीमारी का इलाज करने के लिए वैज्ञानिक एक वायरस को रिप्रोग्राम करने में सफल होते हैं। हालांकि वो वायरस पर काबू नहीं कर पाते और ये सभी लोगों में फैल जाता है, जिसके कारण सभी लोग म्यूटेंट में ट्रांसफर हो गए, जिन्हें डार्क सीकर्स नाम से जाना जाने लगा। और वो लोग लोगों को खाते हैं और वो सूरज की रोशनी में कमजोर हो जाते हैं। केवल 3 साल बाद ही न्यूयॉर्क सिटी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, जहाँ जानवर अब सड़कों पर आजाद घूमते हैं। यहाँ एकमात्र इंसान बचा है रॉबर्ट, जो एक फौजी है जो अपने कुत्ते सैम के साथ दिन गुजारता है। जब भी वह शिकार पर जाते हैं, सैम रॉबर्ट को जानवर ढूंढने में मदद करता है और रॉबर्ट गाड़ी में घूमकर जानवरों का पीछा करता है। रॉबर्ट हमेशा सतर्क रहता है और वो एक अच्छा शूटर भी है, लेकिन उसके बाद वो एक रहमदिल इंसान भी है। जब वो शेर के परिवार को शिकार करते देखता है तो वह उनके रास्ते से हट जाता है। वह अपने गाड़ी में अलार्म भी रखता है ताकि सूरज डूबने से पहले बाहर न रहे। जब अलार्म बजता है तो रॉबर्ट तुरंत अपने घर लौटता है और उसने अपने घर को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से ब्लीच करके रखा है। इस घर के अंदर रॉबर्ट खाने की अच्छी मात्रा और पुरानी खबरों के टेप रखता है, जिसकी मदद से वह नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है। वह गाने सुनता है, सैम से बात करता है और कुत्ते को नहलाता है। दोनों के लिए खाना भी पकाता है। कितनी भी कोशिश करे पर वह उससे पुराने ख्याल हमेशा लौट आते हैं। जब रात होती है तो सैम के साथ कुछ बंदूकों के साथ वह बाथटब में सो जाता है। जब डार्क सीकर की आवाज उसे सुनाई देती है तो उसे उसकी फैमिली की याद दिलाती है। जब वायरस फैलना शुरू हुआ था तब सरकार ने जगह को सील करने का फैसला लिया। लोगों ने डर से सड़कों पर कब्जा कर लिया। जब वे वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे तब रॉबर्ट ने जल्दी से अपनी पत्नी जोई और बेटी मार्ली और सैम को उठाने के लिए दौड़ा। तब सैम एक पप्पी था, वह उन्हें रिलेटिव के पास भेजना चाहता था, पर जब जोई ने यह सुना कि रॉबर्ट उनके साथ नहीं आ रहा है तो वह बहुत नाराज हो गई, जिससे के कारण उनके बीच एक झगड़ा हो गया और गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचा। और रॉबर्ट आज भी बीमारी का इलाज ढूंढ रहा है। सैम के साथ एक्सरसाइज करने के बाद वह हर सुबह अपने लैब में जाता है, जहाँ उसने अपने एक्सपेरिमेंट को ट्रैक करना शुरू किया। सैम को वहाँ जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि वह संक्रमित हो सकता है, लेकिन रॉबर्ट सारे प्रिकॉशन के साथ जाता है, इसलिए उसके लिए वहाँ पर कोई खतरा नहीं है। लैब में कई बंद किए हुए चूहे जिनमें वायरस है और रॉबर्ट उन पर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा है। रॉबर्ट के सभी सीरम नाकाम हो गए। तभी वह देखता है कि एक छोटा सा चूहा जो ठीक हो रहा है, जिससे वह समझ आता है कि उसे अब ट्रायल का अगला कदम उठाना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक इन्फेक्टेड ह्यूमन की जरूरत है। बाद में रॉबर्ट और सैम वीडियो स्टोर में जाते हैं, जहाँ रॉबर्ट ने एक पुतला लगा रखा है जो एक नॉर्मल रूटीन का इल्यूजन बनाने का हिस्सा है। वह उनसे बात करता है जैसे वह पुराने दोस्त हों, और जब वह एक मूवी लेता है तो वह पहले उसे वापस रखता है और फिर दूसरी चूज करता है। वहाँ एक पुतला है जो लगता है कि जैसे वह उससे फ्लर्ट कर रही है। रॉबर्ट सैम से वादा करता है कि एक दिन वह भी उससे वापस फ्लर्ट करेगा। आगे वह दोनों पार्क में जाते हैं, जहाँ रॉबर्ट सब्जियां उगाता है और वहाँ से कुछ सब्जियां अपने साथ लेके जाते हैं। उनके पास अब तक जिन घरों में जाने की लिस्ट बनी है उसमें से एक नया घर चुनते हैं। इससे उन्हें नए सप्लाई मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मिलता है मेडिसिन और क्लीनिक प्रोडक्ट जो आउटब्रेक के दिन लड़ाई में छूट गए हैं। कभी कभी रॉबर्ट को उस जगह के लोगों के बहुत डिप्रेसिंग साइन भी मिलते हैं, जैसे उनके बॉडीज या फिर बच्चों के रूम जो कभी इस्तेमाल भी नहीं हुए। कार के लिए पेट्रोल लेते हैं और रॉबर्ट अपनी रूटीन का आखिरी हिस्सा पूरा करता है, जिसमें वह साउथ स्ट्रीट सी पोर्ट जाता है और एक रिकॉर्डिंग ब्रॉडकास्ट करता है, जिसमें वह चाहता है कि जो कोई भी सर्वाइवर है वह उसे वहाँ मिल जाए। तो वह एयरफोर्स के प्लेन के ऊपर गोल्फ खेलकर या फिर अलग अलग तरीके से अपने आप को इंटरटेन रखता है। एक दोपहर में हम देखते हैं कि सैम एक हिरन को दौड़ा रहा है, इसलिए उस और रॉबर्ट गलियों में उसके पीछे जाता है। फिर हिरन एक बंद रास्ते से गुजरता है और एक पुराने अंधेरे बिल्डिंग में जाता है, तो हिरन घबरा जाती है। सैम उसके पीछे जाता है, जिसकी वजह से रॉबर्ट को घबराहट होती है, क्योंकि ऐसे अंधेरे जगह डार्क सीकर्स के लिए बिल्कुल सही जगह है। सैम रॉबर्ट को बाहर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बाहर नहीं आता, इसलिए रॉबर्ट को ही अंदर जाना पड़ता है और उसकी मौजूदगी का पता न चले इसलिए वह चुपके से जाता है। कुछ डरावनी आवाज आती है जिससे रॉबर्ट डर जाता है, लेकिन वह सैम के बिना नहीं जाना चाहता है, इसलिए वह हिम्मत जुटाने के बाद और अपनी फ्लैशलाइट को अपने हाथ से ढक कर अंदर जाता है। ऊपर जाकर वो खून देखता है, जिससे फॉलो करते हुआ फर्नीचर के पीछे एक लाश के पास पहुंचता है और कुछ पलों के लिए रॉबर्ट को लगता है कि शायद वह सैम की लाश है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि यह लाश हिरन की है। आगे सैम को खोजते हुए रॉबर्ट एक दीवार के पास खड़े डार्क सीकर्स की एक झुंड को देखता है। खुशकिस्मती से वह तेजी से रिएक्ट करता है और उनसे दूर जाने लगता है और अपनी फ्लैशलाइट को उनके तरफ से हटा लेता है। रॉबर्ट घूमता है और अंत में सैम को एक डेस्क के नीचे छुपा पाता है, जो बाहर आने से डर रहा है। उसी वक्त एक डार्क
डार्कसीकर रोबोट के पीछे से आता है, जिसके बाद रोबोट उसे तुरंत मार देता है और सैम के साथ भाग जाता है और कुत्ते को अलग एक कॉरिडोर लेने को कहता है। जब दूसरे डार्कसीकर उसके पीछे भागते हैं तो वो एक प्लान बनाता है। रोबोट पुल पर एक ट्रक और बिल्डिंग के एंट्रेंस पर पुरानी कैनवास का इस्तेमाल करके एक जाल तैयार करता है। सैम से कहता है कि इन्फेक्शन से बचने के लिए उसके पीछे ना आए। फिर वो अपना खुद का खून लेकर कैनवास पे डालता है। एक डार्कसीकर खून पीने के लिए उसके पास आता है, जिससे जाल एक्टिवेट हो जाता है और ट्रक गिर जाता है और डार्कसीकर कैनवा के अंदर होता है। एक दूसरा डार्कसीकर जो समूह का अल्फा माना जाता है, रोबोट को गुस्से से देखने के लिए बिल्डिंग से बाहर आता है, लेकिन फिर सूरज के किरणें से वो जलने लगता है, जिससे उसे वापस अंदर जाना पड़ता है। जिस डार्कसीकर को रोबोट ने पकड़ा है वो एक फीमेल है। कुछ ही पल बाद रोबोट फीमेल डार्कसीकर को लेकर अपने लैब में आता है, उसे टेबल पर बांधकर दवाई का टेस्ट करने के लिए, पर उसने पहले यूवी रोशनी का उपयोग करके ये जानना चाहा कि वो वायरस उसमें फैला है और उसमें यह देखा कि उसके पास एक बटरफ्लाई टैटू है। रोबोट जो दवाई उस चूहे को लगाया था वही दवाई उसे भी देता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। कुछ पल के बाद डार्कसीकर बेहोश हो जाती है और मॉनिटर पर उसकी सारी वाइटल साइन 0 हो जाती है। रोबोट तुरंत उसे बचाने के लिए एक और इंजेक्शन देता है, लेकिन हार के गुस्से के साथ वह फर्नीचर को हिलाने लगता है। फिर उसने डार्कसीकर को एक शीशे की दरवाजे के पीछे रखा और अपने प्रोग्रेस को डायरी में लिखता है। अल्फा मेल ने खुद को सनलाइट में एक्सपोज कर दिया था और ये उसे सोचने पर मजबूर करता है कि उनके कमजोर होने के कारण उनकी बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को इग्नोर करने लगे हैं और सोशल रेवोल्यूशन बिल्कुल पूरी हो चुकी है। और ये रोबोट को दोबारा आउटब्रेक के दिन को याद दिलाता है, क्योंकि लोग सड़कों पर पागलपन जैसे बर्ताव कर रहे थे और कुछ शिप आइलैंड से निकल रही थी, लेकिन सिर्फ उनको परमिशन दी गई है जो क्लियरेंस के लिए एलिजिबल है। आर्मी ने सड़कों को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन आर्मी को रोबोट और उसके परिवार को सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए भेजे गए हैं। जब वो हार्बर पहुंचते हैं तो सैनिक एक स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे यह यकीन करते हैं कि वह किसी तरह की बीमारी से इन्फेक्ट नहीं है। मार्ली पास हो जाती है, लेकिन जोई नहीं। माँ बेटी परेशान हो जाती है क्योंकि वह अलग नहीं होना चाहती, जिसके बाद रोबोट एक बार और उसे स्कैन करने का ऑर्डर देता है। जोई इस बार टेस्ट में पास हो जाती है और क्योंकि वह आर्मी की फैमिली थी, वह हेलीकॉप्टर में सफर करने का मौका पाते हैं। रोबोट रुकना चाहता है और जोई और मार्ली उसे अलविदा कहते हैं और वो लोग सैम को रोबोट के पास ही छोड़ देते हैं। हेलीकॉप्टर उड़ने लगती है तो मार्ली अपने हाथों से बटरफ्लाई बनाकर अलविदा कहती है। हम फिर वापस प्रेजेंट डे में आते हैं। रोबोट और सैम अपनी रोज की तरह रूटीन फॉलो करते हैं, लेकिन दिन के अंत में जब वो घर जाने के लिए तैयार होते हैं, कुछ अजीब होता है। पूल के पास एक पुतला रखा होता है और रोबोट बिल्कुल श्योर होता है कि उसने उस पुतले को यहाँ पे नहीं रखा था। रोबोट को एहसास होता है कि वह पागल हो रहा है, जिससे वह पुतले पर गोली चलाता है, जैसे कि उसे साबित करना है कि वह असली नहीं है, और वह पुतला जमीन पर गिर जाता है। फिर रोबोट को आसपास सिसकियां सुनाई देने लगती है, जिससे डरकर रोबोट हवा में गोली चलाने लगता है। कुछ नहीं होता तो रोबोट पुतले को देखने के लिए जाता है, लेकिन जब वह पास जाता है तो एक कार गिर जाती है और एक रस्सी से वह फंस जाता है। डार्कसीकर ने उसके लिए एक ट्रैप बनाया था, बिल्कुल उसकी नकल करके। सिर में चोट लगने की वजह से रोबोट बेहोश हो जाता है और उसका खून जमीन पे गिरने लगता है। कुछ देर बाद गाड़ी का अलार्म बजने से रोबोट उठ जाता है। सैम अभी भी वहाँ है और सूरज ढलने वाला है, इसलिए रोबोट ने चाकू का इस्तेमाल करके रस्सी को काट दिया। जब वह जमीन पर गिरता है तो उसकी टांग में चोट लग जाती है। अब उसने अपने शरीर को जमीन पर घसीटते हुए चलना पड़ता है। सैम पहले तो उसके पीछे चलता है, लेकिन जब वो एक बिल्डिंग से कुछ भौंकते हुए आवाज सुनता है तो वह रुक जाता है। फिर हम देखते हैं कि अल्फा वहाँ कुछ इन्फेक्टेड कुत्तों के साथ होता है और उनको रोबोट के पीछे भेज देता है, लेकिन सूरज की किरणें से कुत्ते दर्द के कारण पीछे हट जाते हैं। रोबोट खुद को खड़े होने के लिए मजबूर करता है और सूरज ढलने से पहले अपनी कार तक दौड़कर बंदूक को निकाल लेता है, और जिसे कुत्ते रोबोट पर हमला करने लगते हैं। एक कुत्ता सैम पर कूदकर उसे काट लेता है, जबकि रोबोट दूसरे कुत्तों से लड़ता रहता है और एक एक करके सभी कुत्तों को मार देता है। सैम दर्द में है, इसलिए रोबोट खुद के दर्द को इग्नोर करके उसे उठाकर लैब में ले जाता है, जहाँ उसे सीरम की एक इंजेक्शन लगाता है। फिर उसने उसे अपनी बाहों में लेकर एक गाना गाया, लेकिन धीरे धीरे सैम का रूप बदलने लगता है। रोबोट के पास कोई और रास्ता नहीं बचता है उसे मारने के अलावा। जब तक वह मर नहीं जाता वो उसे अपने बाहों में रखे रहता है। उसके बाद सैम का अंतिम संस्कार सही तरीके से करते हुए रोबोट अपने रूटीन पर वापस जाने की कोशिश करता है और वह दर्द भूलने के लिए बहुत सारी दवाइयां ले लेता है। जब वह वीडियो स्टोर जाता है तो वो फ्लैटिंग कर रहे पुतले से बात करता है, ये कहते हुए कि उसने अपने दोस्त से वादा किया था कि एक दिन वह उससे बात करेगा, लेकिन वह पुतला को जवाब नहीं देती क्योंकि वह बोल नहीं सकता। रोबोट गुस्सा और दुखी होकर रात में अपनी कार लेकर रिवेंज के लिए डार्कसीकर्स के ऊपर चला
उड़ा देता है। वो उनमें से कुछ को मार देता है, लेकिन दूसरे उस पर हमला करने लगते हैं। अल्फा के हुक्म के मुताबिक वो एक लाइट पोस्ट पर चढ़कर उसके कार पर हमला कर देते हैं। फिर वो कार को उलट देते हैं, जिसके अंदर रोबोट फंस जाता है। लेकिन जब अल्फा खिड़की से कार में घुसता है, तब एक यूवी लाइट उन सभी को अंधा कर देती है और डार्क सीकर्स भाग जाते हैं। रोबोट को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कार उलटने के समय उसके सिर में चोट लग गई थी। पर उसे याद है कि एक व्यक्ति उसे अपने कार में बिठाए रहता है और उसे बोलता है, याद रखे कोई हमारा पीछा ना करे। उस रात रोबोट फिर से अपनी फैमिली के बारे में सपना देखता है। हेलीकॉप्टर उड़ने के बाद सरकार ने जगह को बंद करने के लिए पुल को ब्लास्ट कर दिया, जिससे एक हेलीकॉप्टर अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है और रोबोट की फैमिली के हेलीकॉप्टर के साथ आकर टकरा जाता है, जिसमें उसकी फैमिली मारी जाती है। अगले सुबह रोबोट टीवी पर चल रहे एक एनिमेटेड मूवी की आवाज से जागता है, लेकिन वो अभी भी सतर्क है और जाकर बंदूक उठा लेता है। उसे लगता है कि किचन में उसकी फैमिली है, लेकिन हकीकत में ये एना और उसका बेटा ईथन है, जिन्होंने कल रात उसकी जान बचाई थी। एना ने नाश्ता बना रखा है, फिर रोबोट बंदूक रख देता है और उनके साथ बैठकर उनकी कहानी सुनता है। वो बताते हैं कि वो मायरलैंड से आए हैं और वो रोबोट की संदेश सुनकर यहाँ आए हैं और वो वॉर में जा रहे हैं, जहाँ सर्वाइवर हैं। वहाँ ठंड से वायरस इन लोगों को इन्फेक्ट नहीं किया है, इसलिए वह वहाँ जा रहे हैं। रोबोट इस बात पर विश्वास नहीं करता और एना को बताता है कि सब लोग मारे जा चुके हैं और अपनी नाराजगी में अपने प्लेट जमीन पर फेंक देता है और रोबोट अकेले चले जाता है। उसके शांत होने के बाद वह दोबारा सबके पास जाता है और ईथन को विश्वास दिलाता है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। रोबोट कहता है कि उसे वो मूवी बहुत पसंद है और ये आसानी से समझ में आ रहा है कि वो और से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उसका भी कोई दोस्त नहीं है। रोबोट ने एना को बचाने के लिए शुक्रिया कहा। एना ने बताया कि वो सैन पोलियो में रेड क्रॉस इवैक्यूएशन शिप पर थी, लेकिन वो जगह परमानेंट रहने के लिए नहीं बने थे। जब एना की टीम सप्लाई लेने के लिए गए और जब वो लौटे तो उनकी नाव चोरी हो गई थी। एना की टीम में 5 लोग इम्यून थे, लेकिन डार्क सीकर ने उन्हें मार दिया। एना अब भी वॉर में जाना चाहती है, लेकिन रोबोट उसके साथ नहीं जाना चाहता और वो बताता है कि वह यहीं रुककर क्योर पर काम करना चाहता है। फिर बाद में वह जगह जहाँ रोबोट कल रात गया था चेक करने जाता है और रोबोट ट्रैप को चेक करता है और पता चलता है कि यह उनके खुद के ट्रैप जैसा है। रोबोट ये मानना नहीं चाहता है कि डार्क सीकर ने ये किया है, क्योंकि उनके पास हायर ब्रेन फंक्शन नहीं होना चाहिए, जिससे वह प्लान हेट या लव नहीं कर सकते। एना को लगता है कि डार्क सीकर्स इवॉल्व हो रहे हैं। बाद में वो एक तीनों फाउंटेन में मस्ती करने के लिए जाते हैं और जब रोबोट सुनता है कि ईथन ठंडे पानी से परेशान है, उसे एक आइडिया आता है। तीनों घर लौट आते हैं और वहाँ रोबोट फीमेल डार्क सीकर्स को बहुत सारे बर्फ पर रखता है, यही सोचकर कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर बदलने से सीरम को बेहतर काम करने में मदद करेगा। एना लैब में घूमती है और देखती है कि रोबोट ने पहले ही कई सीरम के वर्जन ह्यूमन पर टेस्ट किए हैं, लेकिन उसको कोई भी कामयाबी नहीं मिली। बाद में एना को पता चलता है कि ईथन सोफे पर सो गया है, तो रोबोट उसे अपनी बेटी के पुराने बेड पर ले जाके सुला देता है। एना रोबोट के परिवार की तस्वीरों को देखती है और वह उसके बारे में बताता है कि उसकी बेटी का नाम बॉब मार्ली के नाम पर रखा गया था, जिसे एना पहले कभी नहीं सुनी थी। रोबोट इस बात पर हैरान होता है और तुरंत उसका फेवरेट सीडी चलाता है और वो कहता है कि बॉब मार्ली उसका इंस्पिरेशन था। जब अंधेरा होता है, रोबोट सभी खिड़कियों को बंद कर देता है और फिर से एना मनाने की कोशिश करती है कि वह उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। रोबोट हैरान हो जाता है कि एना कैसे इतनी कॉन्फिडेंट हो सकती है कि कोई कुल नहीं है, और जब एना बताती है कि भगवान ने उसे बताया, तब रोबोट आखिर में परेशान हो जाता है और एना पर चिल्लाकर उसे कहता है कि इंसान की आधी आबादी खत्म हो गई है और बाकी सभी मॉन्स्टर में बदल गए हैं। इसका मतलब है कि भगवान नहीं है। उनकी बातचीत एकदम से रुक जाती है जब वो बाहर से कुछ आवाजें सुनते हैं। डार्क सीकर उनके खून की खुशबू को पहचान कर उनके पीछे आ गए और अब वो यहाँ है। एना जल्दी से ईथन को लेने जाती है, जबकि रोबोट बाहर की लाइट्स को ऑन करता है, जो कि उसने पहले से ही लगा रखे थे, लेकिन डार्क सीकर उन पर टूट पड़ते हैं। फिर रोबोट ने बहुत सारे ब्लास्ट किए जो उसने पहले से ही छिपा रखे थे, जिससे पहला झुंड नष्ट हो जाता है। रोबोट एना को ढूंढने के लिए ऊपर जाता है, लेकिन तभी अल्फा उस पर अटैक कर देता है। दोनों लड़ने लगते हैं और रोबोट फ्लोर से एक स्क्रू ड्राइवर पकड़कर उस पर अटैक करता है, लेकिन अल्फा को कोई तकलीफ नहीं होती और वह रोबोट को नीचे पटक देता है। रोबोट को मौका मिल जाता है कि वह एक वेपन ले ले और अल्फा उसे बचने के लिए दूसरे कमरे में छिप जाता है। तब रोबोट एक गैस कनिस्टर को गोली से उड़ा देता है, जिससे फिर से एक धमाका होता है। अल्फा फिर से ऊपर जाता है और रोबोट उसके पीछे पीछे जाता है और गोली चलाते हुए उसको देखता है, पर वह खिड़की से बाहर कूद जाता है और फिर से रोबोट एना को ढूंढने जाता है और वह फर्नीचर के नीचे छुपे होते हैं। वहीं एक डार्क सीकर उनके रूम के सीलिंग को तोड़ रहा होता है। वहीं टेबल पर एक गन होती है, इसलिए रोबोट जल्दी से अंदर जाता है, गन उठाकर मॉन्स्टर को मारता है। उसी वक्त रोबोट बाहर से कुछ आवाज सुनता है और पता चलता है कि अल्फा और भी ज्यादा डार्क सीकर के साथ वापस आया है, इसलिए तीनों लैब में छिप जाते हैं और डार्क सीकर्स भी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हुए उनके पास आ जाते हैं। तब रोबोट और एना हैरान हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि फीमेल टेस्ट सब्जेक्ट ठीक हो रही है। इसका मतलब है कि क्योर काम कर रहा है, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि डार्क सीकर्स लैब तक पहुंच गए हैं और रोबोट को ग्लास डोर बंद कर देना
पड़ता है। रॉबर्ट बोलता है कि वह उन्हें बचा सकता है, पर डार्क सीकर्स नहीं सुनते। वह दरवाजे पर टूट पड़ते हैं। जब अल्फा आता है तो वह ड्राइंग बनाता है जो एक बटरफ्लाई है, जैसे कि उस फीमेल टेस्ट सब्जेक्ट पर टैटू थी। इससे उसे मार्ली के बारे में याद आता है और वो समझ जाते हैं कि डार्क सीकर्स के पास भी फीलिंग होते हैं। इससे उसे मार्ली के बारे में याद आता है और वो ये भी समझता है कि वह अपने दोस्त को बचाने आए हैं, ना कि उन्हें मारने के लिए। रॉबर्ट ने अपना गन नीचे रख दिया और एना की आवाज को नजरअंदाज करके फीमेल सब्जेक्ट को ग्लास के दरवाजे से बाहर ले गए और डार्क सीकर उस पर खूंखार भौंकते हुए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तब रॉबर्ट ने एक सिरिंज ली और औरत को दवाई जिससे कि वह जाग सके, जिसे देखकर अल्फा खुश हो गया और फिर उसको उठाकर चला गया। रॉबर्ट माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसको एक और खूंखार आवाज से जवाब मिलता है। अब जब शहर डार्क सीकर से भर चुका है तो उसने एना और ईथन के साथ शहर छोड़ने का फैसला लिया और वो अगली सुबह बोरविन पर जाने का सफर शुरू करते हैं। लेकिन पहले एना ने एक नई रिकॉर्डिंग बनाई जिसमें उन्होंने सुरक्षित बस्ती के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि अगर कोई जिंदा है तो वो लोग वहाँ पे आ सकते हैं।